स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डेफिनेट इंटीग्रल। अब इससे पहले हमने इंटीग्रेशन को जितना भी पढ़ा, मतलब एक्सरसाइज 7.7 तक हमने जितनी भी इंटीग्रेशन पढ़ी वो कौन सा पार्ट था हमारा? इनडेफिनेट इंटीग्रल। अब देखो, अगर मैं आपको बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में कहूँ कि डेफिनेट और इनडेफिनेट इंटीग्रल में क्या डिफरेंस है, देखो सपोज़ मैंने यहाँ पर कोई फंक्शन है f(x), अगर मुझे उसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसको मैं क्या बोलूँगा? इनडेफिनेट इंटीग्रल। ये आपको पता है, ये हमने बहुत डिटेल में पढ़ा भी है, ठीक है। और अब डेफिनेट इंटीग्रल क्या है, देखो सपोज़ मैं किसी फंक्शन को फिर इंटीग्रेट करूँ विद रिस्पेक्ट टू x, बट लिमिट्स में, मतलब यहाँ पर a और b क्या हैं? लिमिट्स हैं। यहाँ पर a क्या है? अपर लिमिट, क्या है? लोअर लिमिट। मतलब अगर मैं किसी भी फंक्शन को सिंपल इंटीग्रेट करूँ तो उसको मैं क्या बोलता हूँ? इनडेफिनेट। और अगर मैं उसी इंटीग्रल को, मतलब सेम इंटीग्रल को लिमिट्स में इंटीग्रेट करूँ तो उसको मैं क्या बोलूँगा? डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है जी। सो अब फर्स्ट क्वेश्चन आपके माइंड में कि इसको हम इनडेफिनेट इंटीग्रल क्यों बोलते हैं और इसको हम डेफिनेट इंटीग्रल क्यों बोलते हैं। अब देखो, इसको मैं आपको एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूँगा। अब देखो, आपको पता है कि इंटीग्रेशन क्या है? रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव। मैंने आपको इंटीग्रेशन सीरीज़ की स्टार्टिंग में भी करवाया था। अब देखो, सपोज़ अगर मुझे x³ + 4 इसको अगर मुझे डिफ्रेंशिएट करना हो तो इसका आंसर कितना आएगा? 3x² और 4 का डेरिवेटिव 0, मतलब 3x²। ठीक है। सिमिलरली अगर मुझे x³ को सिंपली डेरिवेटिव करना हो तो उसको आंसर भी कितना आएगा? 3x²। और सिमिलरली चलो एक और एग्जांपल करते हैं, x³, चलो माइनस में ले लो, -5, तो इसका डेरिवेटिव भी कितना आएगा? 3x² - 0, मतलब 3x²। अब मैंने आपको डेरिवेटिव करके दिखाया। अब आपको पता है इंटीग्रेशन क्या है? रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव। हम इसको हम इंटीग्रेट करेंगे 3x² dx को। आप सभी को पता है इसकी इंटीग्रेशन कितनी आएगी? हमने काफ़ी इंटीग्रेशन पढ़ी है। अब x³ मतलब x³, ठीक है। अब यहाँ पर मैं c क्यों लगाता हूँ? ये क्या है? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसको लगाने का रीज़न यही होता है कि देखो x³ इसको सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि इसका रिवर्स करेंगे तो x³ आ गया, बट अगर इसका रिवर्स करेंगे तो हमारे पास x³ आएगा, +4 नहीं आएगा। इसका रिवर्स करेंगे x³ आएगा, -5 नहीं आएगा। मतलब इसलिए हम क्या यूज़ करते हैं? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब देखो, यानी कि जो c है इसकी मल्टीपल वैल्यूज़ हो सकती हैं। यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी है? 0, यहाँ पर 4, यहाँ पर -5, मतलब c कैन टेक मल्टीपल वैल्यूज़। तो इसलिए इसकी वैल्यू जो है वो थोड़ी सी इनडेफिनेट है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इनडेफिनेट इंटीग्रल। अब देखो, इसको हम डेफिनेट क्यों बोलते हैं? सपोज़ मान लो आप कि हमें 3x² को ही इंटीग्रेट करना है, ठीक है, और लिमिट्स हमारी हैं 2 से लेके 4 तक। इसको इंटीग्रेट करो आप, इसका आंसर कितना आएगा? 3x³/3। अब इसमें +c नहीं आता, इसमें हम लिखते हैं लोअर लिमिट, अपर लिमिट। और इसको सॉल्व कैसे करेंगे? ये 3/3 बाहर निकाल लो, 4 का क्यूब -2 का क्यूब। थोड़ा और सॉल्व करते हैं। 1, ये कितना आ गया? 64, ये कितना आ गया? 8। तो इसको अब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 56। अब देखो, मेरा कहने का क्या मतलब है कि ये डेफिनेट इंटीग्रल है लिमिट्स में, इसका जो आंसर है वो क्या आ रहा है? पर्टिकुलर आंसर आ रहा है हमारे पास कितना? 56। अगर हम लिमिट्स चेंज कर देंगे तो हमारे पास कोई और आंसर आ जाएगा। मतलब हमारे पास इस इंटीग्रेशन की वैल्यू हमेशा कितनी आएगी? 56। बट यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल आंसर थे तो इसको हम इनडेफिनेट बोलते हैं। बट यहाँ पर हमारे पास हमेशा एक पर्टिकुलर वैल्यू आती है आंसर में, तो इसको हम क्या बोलते हैं? डेफिनेट इंटीग्रल। अब देखो, डेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 2 मेथड हैं। फर्स्ट जो मेथड है वो हमारा ये है कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इससे हमारी वैल्यू आ जाती है। और इसको हम नेक्स्ट एक्सरसाइजेज में, मतलब 7.9, 7.10 में अच्छे से डिस्कस भी करेंगे और इनके क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। आज जो हम मेनली डिस्कस करेंगे वो किसको डिस्कस करेंगे? लिमिट ऑफ अ सम।
सो देखो स्टूडेंट, डेफिनेट इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ सम, मतलब इस मेथड को करने से पहले सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि ये जो हमारी मतलब ये हमारा डेफिनेट इंटीग्रल है, अब इसकी जो कि पर्टिकुलर वैल्यू आ रही है, वो जो वैल्यू है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है। अब देखो सपोज़ हमारे पास कुछ वैल्यू है, अब आज के बाद आपने याद रखना है वो जो वैल्यू है वो किस चीज़ की है। देखो वो वैल्यू किस चीज़ की है, एरिया अंडर दी कर्व, मतलब ये हमारे फंक्शन की कर्व है बिटवीन दी ऑर्डिनेट्स, मतलब जो हमारी x की वैल्यूज़ हैं a और b, इसको मैंने ग्राफ पे बना दिया, a एंड b एंड x एक्सिस। सो देखो स्टूडेंट्स, आज के बाद आपने याद रखना है, ये देखो हम ये हमारी क्या कर्व है, y इज इक्वल टू एफ एक्स, यहाँ पर y इज इक्वल टू एफ एक्स, मतलब जो मैं x की वैल्यूज़ फिल करूँगा उससे हमारी y की वैल्यूज़ आएंगी, और अगर उसको मैं ग्राफ पे प्लॉट करूँगा तो हमारे पास ये कर्व बनेगी। सपोज अब मान लो ये कर्व बन रही है, तो अगर मैं एफ एक्स को इंटीग्रेट करूँ इन लिमिट्स, मतलब लोअर लिमिट a अपर लिमिट b, तो हमारे पास किसकी वैल्यू आएगी। अब देखो जो भी इस कर्व के नीचे, मतलब एरिया अंडर कर्व, जो भी इस कर्व के नीचे एरिया फ्रॉम a टू b, इन दोनों के बीच में x एक्सिस तक, मतलब जब भी हम डेफिनेट इंटीग्रल करते हैं किसी भी फंक्शन का, तो उससे हमारे पास क्या आता है, एरिया अंडर दी कर्व विद इन दी लिमिट्स, जो भी हमें लिमिट्स की बने। सो स्टूडेंट्स, एरिया अंडर कर्व ये जो कंसेप्ट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सेम कंसेप्ट को हम एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में भी यूज़ करेंगे डिफरेंट कर्व्स का एरिया निकालने के लिए, तो इसलिए मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूँ, ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो हमें पता लग गया कि डेफिनेट इंटीग्रल से हमारे पास कौन सी वैल्यू आती है, जो भी वैल्यू आती है वो किसकी वैल्यू होती है, एरिया अंडर दी कर्व। अब देखो इसको हम लिमिट ऑफ सम से कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब स्टूडेंट्स, अब आपको क्लियर है कि डेफिनेट इंटीग्रल का क्या मतलब है, एरिया अंडर दी कर्व, और लिमिट ऑफ ए सम मेथड का प्रोसीजर क्या है। देखो वो क्या कर रहे हैं, वो इस पोर्शन को n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। जैसे ही हम इसको n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, हम क्या करेंगे, हम पहले इस पार्ट का एरिया निकालेंगे, फिर इस पार्ट का, फिर इस पार्ट का, और ऐसे करके सभी का एरिया कैलकुलेट करेंगे और इन सभी को क्या करेंगे, प्लस। और जैसे ही हम सभी का एरिया प्लस करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, एरिया अंडर दी कर्व, और एरिया अंडर दी कर्व किसकी वैल्यू है, डेफिनेट इंटीग्रल की। तो ये तो हो गया हमारा प्रोसीजर, बट इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, वो देखो कॉम्प्लिकेशन क्या है। अब देखो यहाँ पर जो हमारी जो स्ट्रिप है, अगर इसको थोड़ा ध्यान से देखो, ये ऐसी है, ये ऐसी शेप में है। मुझे रेक्टेंगल का एरिया आता है, मुझे स्क्वायर का एरिया आता है, बट मुझे किसी भी ऐसी शेप का एरिया कैलकुलेट करना नहीं आता। तो इसको हम कैसे टैकल करेंगे। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर n इक्वल स्ट्रिप्स हैं, इक्वल स्ट्रिप्स हैं, मतलब सपोज हम मान लेते हैं कि हर एक स्ट्रिप की जो विड्थ है वो कितनी है, h। लेट विड्थ ऑफ वन स्ट्रिप कितनी है, h। अब स्टूडेंट्स, ये जो हमारी विड्थ है h, इसको मैं इन टर्म्स ऑफ a और b लिखने की कोशिश करूँगा। अब क्यों लिखना है इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी, ये मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगा, पहले इसको लिखेंगे कैसे उसको समझते हैं। अब देखो मैंने एग्जांपल लिए यहाँ पर 0 to 10। अब ये हमारे पास कोई लेंथ है, अगर मैं इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करूँ, तो अगर मुझे इसकी विड्थ निकालनी हो तो आपको पता है ये कितनी होगी, 5 5, और इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, 10 - 0, मतलब 10 - 0 डिवाइड बाय जितने पार्ट्स में हमने डिवाइड किया 2। ठीक है, अब ये कितने पार्ट्स में डिवाइड किया मैंने, 3, तो इसको कैसे लिखूँगा, 10 - 0, मतलब ये वाला पॉइंट माइनस ये वाला पॉइंट डिवाइड बाय जितने नंबर ऑफ पार्ट्स मैंने डिवाइड किया। मुझे पता है इसका आंसर कितना आएगा, 3.33 अप्रॉक्सीमेटली। सिमिलरली अगर इसको मैं डिवाइड करूँ 4 पार्ट्स में, तो कितना आंसर आएगा, 10 - 0 डिवाइड बाय 4 पार्ट्स, तो कितना आंसर आएगा, 2.5। मतलब हर एक पार्ट की विड्थ कितनी होगी, 2.5 2.5 2.5। सो इस तरह से अब देखो, अब हमारी विड्थ कितनी है, h। अगर हमने विड्थ निकालनी है, यहाँ पर भी हमने विड्थ निकाली थी हर एक पार्ट की विड्थ, h हमारा 10 मतलब b, फर्स्ट पॉइंट कौन सा है हमारा, a, और कितने पार्ट्स में हमने डिवाइड किया, n। सो इस तरह से मैंने विड्थ को इन टर्म्स ऑफ a और b लिख लिया। सो अब हम अपनी कॉम्प्लिकेशन के पास आते हैं। देखो हमारी कॉम्प्लिकेशन क्या है कि हम इस चीज़ का एरिया कैलकुलेट नहीं कर सकते। सो देखो मैं क्या करूँगा इसको, अब देखो अगर मैं इसको और पार्ट्स में डिवाइड कर दूँ और इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दूँ, तो मतलब अगर आप ध्यान से देखो, अगर मैं इसको और छोटे छोटे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता जाऊं तो हमारे पास कुछ ऐसी शेप आएगी जो क्या होगी,
अब ध्यान से देख लो, ये क्या है, ऑलमोस्ट, आप चेक भी कर सकते हो, ये देखो ये क्या है, ऑलमोस्ट रेक्टेंगल, और इसका मुझे एरिया कैलकुलेट करना आता है। तो मेरे कहने का क्या मतलब है, देखो जैसे जैसे हम, अब देखो आपने यहाँ पर भी ऑब्जर्व किया होगा, यहाँ पर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया तो विड्थ कितनी थी 5, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया तो विड्थ कितनी लगी 3.3, 4 पार्ट्स में डिवाइड किया तो विड्थ कितनी लगी 2.5। अब जैसे जैसे मैं पार्ट्स मतलब इसको डिवाइड करता जाऊँगा, जो हमारी विड्थ है वो छोटी होती जाएगी। तो मेरा कहने का क्या मतलब है, ये जो हमारा रीजन है इसको हम इतने पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे कि जो हमारी विड्थ है वो ऑलमोस्ट 0 बन जाएगी, और जैसे ही हमारी विड्थ ऑलमोस्ट 0 बनेगी हमें क्या मिलेगा, ऑलमोस्ट रेक्टेंगल, और उसका मुझे एरिया कैलकुलेट करना आता है। अगर इसको मैं मैथमेटिकल फॉर्म में लिखने की कोशिश करूँ, देखो अगर एज n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, मतलब मैं इसको इतने ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइड कर दूँ, देन आपको पता है समथिंग अपॉन इन्फिनिटी वो कितना होता है, 0 होगी। समथिंग अपॉन 0 कितना होता है, इन्फिनिटी, तो समथिंग अपॉन इन्फिनिटी कितना होगा, 0। देन h अप्रोचेस टू 0। अगर मैं n को इन्फिनिटी तक अप्रोच करूं तो जो हमारी h की वैल्यू वो कहाँ तक जाएगी, 0 तक। अप्रोचेस टू 0 मतलब 0 नहीं है, ये अप्रोच कर रही है 0 को। इससे हमें क्या मिलेगा, ऑलमोस्ट रेक्टेंगल। तो इसको फिर हम कैसे लिखेंगे लिमिट ऑफ सम में, देखो Sn इज इक्वल टू, अब देखो ये हमारा है फर्स्ट पार्ट, ये हमारा सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, सो ऑन, और ये कौन सा है, एन पार्ट। जैसे ही h 0 को अप्रोच करेगा हमें क्या मिलेगी, ऑलमोस्ट रेक्टेंगल, और उससे क्या करेंगे हम रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करेंगे, मतलब जो हमारे पास n रेक्टेंगल्स बनेंगी उनका हम एरिया कैलकुलेट करेंगे और उनको प्लस करेंगे। अब देखो कैसे, अब देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू विड्थ, ठीक है। अब देखो इसकी जो विड्थ है वो कितनी है, h आपको पता है, और इसकी लेंथ कितनी होगी। अब देखो ये कौन सी वैल्यू होगी, ये कितनी, इसकी हाइट कितनी होगी, जितनी हमारे पास y की वैल्यू होगी, और y की वैल्यू कितनी आएगी, जितनी हम उसमें x की वैल्यू फिल करेंगे। अब y इज इक्वल टू एफ एक्स है, अगर मैं यहाँ पर x नॉट फिल करूँगा तो y की वैल्यू कितनी आएगी, एफ एक्स नॉट। नेक्स्ट h इंटू मतलब एरिया ऑफ सेकेंड पार्ट कैसे लिखूँगा, एफ एक्स वन, यहाँ पर x1 है, मतलब इसकी हाइट कितनी होगी, x1, h इंटू एफ एक्स टू, सो ऑन। अब लास्ट में कौन सा लिखूँगा, ये वाला पार्ट, इसकी हाइट कितनी है, h इंटू एफ एक्स एन माइनस 1। तो ये हमारा क्या आ गया, मतलब लिमिट ऑफ सम, मतलब सभी पार्ट्स का मैंने एरिया क्या कर दिया, प्लस। अब देखो अब यहाँ पर काफ़ी वेरिएबल्स हैं, h, एक्स नॉट, x1, x2, xn माइनस 1, इन सभी को हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो इनको मैं a और b की फॉर्म में ही लिखने की कोशिश करूँगा। देखो कैसे, Sn इज इक्वल टू, ऐसा करो आप h कॉमन ले लो अंदर से, अब एफ एक्स नॉट, अब एफ एक्स नॉट की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, a, तो आप एफ ऑफ a लिखो, प्लस अब x1, अब ये देखो x1 है, अब ये a है, ये x1 है, ये कितना ज़्यादा है, h, तो इसको मैं लिखूँगा a प्लस h, मतलब x1 जो है वो a से h ज़्यादा है। सिमिलरली नेक्स्ट x2 पर आप आओ, x2 देखो यहाँ पर है, ये a से h और h मतलब 2h दूर है, तो a प्लस 2h एंड सो वन। अब देखो x2 को मैंने क्या लिखा, a प्लस 2h, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, a प्लस n माइनस 1h। अब अभी भी हमारा जो फॉर्मूला है वो कंप्लीट नहीं हुआ। अब देखो ये तभी पॉसिबल है जब हम रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करेंगे, और रेक्टेंगल बनाने के लिए हमें h की जो वैल्यू है वो कितनी चाहिए, h अप्रोचेस टू 0, मतलब जो हाइट, जो हमारी विड्थ है वो कितनी होनी चाहिए, ऑलमोस्ट 0। तो ये हमारा क्या है, फॉर्मूला लिमिट ऑफ ए सम। अब जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे, मतलब सभी एरियाज़ को कैलकुलेट करके प्लस करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, रिक्वायर्ड ये एरिया, और ये जो एरिया इसको हम क्या बोलते हैं, वैल्यू ऑफ डेफिनेट इंटेग्रल। सो इस तरह से हम डेफिनेट इंटेग्रल की वैल्यू लिमिट ऑफ ए सम मेथड से कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पर मैंने कुछ फॉर्मूलाज लिखे हैं स्पेशल सीरीज़ के, जो हमने क्लास 11th में पढ़ी थी। अब यहाँ पर 3 फॉर्मूलाज हैं, ये तीनों फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं, ये बहुत ईजी हैं। और ये वाला फॉर्मूला जो हमने अभी किया, लिमिट ऑफ ए सम मेथड टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ डेफिनेट इंटेग्रल। अब इनकी हम हेल्प से जो नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है 7.8 उसको हम सॉल्व करेंगे। और ये जो हमारा कंसेप्ट है एरिया अंडर कर्व, ये आपको एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में बहुत यूज़फुल होगा।